हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर जो फुल प्रैक्टिस सेट है, फुल लेंथ टेस्ट नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं, जो 16 जून 2025 यानी कल ही डिस्कस कराया हुआ है। शुरू करते हैं। 5 सेट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है। कथन है कि पदार्थ में द्रव्यमान होता है और यह स्थान घेरता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है यह बिल्कुल सही है कि पदार्थ में द्रव्यमान होता है और यह स्थान घेरता है। अगला है हवा जो है पदार्थ है भले ही वह अदृश्य हो। यह भी सही है कि हवा जो है यह पदार्थ है भले ही वह अदृश्य हो। नेक्स्ट है जल पदार्थ का ही एक रूप है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला है एक परछाई में द्रव्यमान और आयतन होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। परछाई में द्रव्यमान और आयतन नहीं होता है। तो सिर्फ हमारा 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। आगे पूछा गया है सही कथनों के सही समूह का चयन करें। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो है सही है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ। तो पूर्व रेलवे का जब बंटवारा किया गया तो हाजीपुर के जो आंचलिक कार्यालय है इसका नाम रखा गया पूर्व मध्य रेलवे। याद रखेंगे तो हाजीपुर हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है। तो इसमें मिलाते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था इसमें हैदर अली पराजित हुआ था। यह गलत हो जाएगा। अगला है इसमें चौथा नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था यह टीपू पराजित हुआ था और युद्ध के दौरान यह मारा गया था 1799 ईस्वी में। याद रखेंगे कि चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, इसमें टीपू सुल्तान है इसकी पराजय भी हुई थी। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है। तो प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जो जिम्मेदार हो जाएगा यह हो जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। याद रखेंगे जो गोल्जी का होता है यह प्रोटीन के और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार होता है। याद रखेंगे कि इसके द्वारा जो है प्रोटीन का पैकेजिंग किया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। तो सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं यह प्रस्तुत की गई थी स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। तो स्लाइडेन और स्वान जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 4। ऑप्शन जो डी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। यह बिल्कुल सही है क्योंकि भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की ओर यह हो जाएगी 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम जो है यह 2933 किलोमीटर है। तो जो पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर, इससे अधिक है उत्तर से दक्षिण वाली 3214 किलोमीटर। अगला स्टेटमेंट है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामात्रा रेखा माना जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस शहर को जोड़ता है। तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज है यह चारों महानगरों को जोड़ता है, जिसमें शामिल है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज जो है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा माना जाता था यह वुड का आदेश पत्र माना जाता था, जो 1854 में लॉर्ड डलहौजी के काल में आया था। साथ ही याद रखेंगे कि जब वुड डिस्पैच की नीति पूछा जाएगा कि इसके द्वारा लाई गई थी तो यह डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। नेक्स्ट है कि बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी और बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो बक्सर की जो लड़ाई हुई थी उसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया गया था हेक्टर मुनरो के द्वारा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है 1757 का प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया गया था। याद रखेंगे 1757 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1757 की जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किया गया था।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसमें नदी और उसके तटीय शहर का मिलान गलत है? पहला है फल्गु जो है यह गया जो है यह फल्गु नदी किनारे है, यह सही है। अगला है सरयू नदी जो है यह छपरा किनारे जिसको घाघरा बोलते हैं यहाँ पे, तो यह भी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद है सोन नदी हाजीपुर, यानी हाजीपुर जो है सोन नदी किनारे नहीं है, यह गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। सोन नदी हाजीपुर जो है यह गंडक नदी के किनारे हो जाएगा। याद रखेंगे हाजीपुर गंडक के किनारे स्थित है, क्योंकि सोन नदी जो है यह दक्षिण की तरफ से आकर के गंगा में मिलती है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। और पटना जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो सबसे पहले जो आए थे हिंद यवन आए थे, तो दो ऑप्शन में हिंद यवन दिया हुआ है, और हिंद यवन के बाद जो आए थे शक आए थे। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले हिंद यवन आए, फिर उसके बाद शक आए, उसके बाद हिंद पार्थियन आए, और फिर उसके बाद कुषाण आए। और कुषाण जो आए थे, कुषाणों का सबसे जो महान शासक था यह कनिष्क था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हिंद यवन, फिर शक, फिर हिंद पार्थियन और फिर कुषाण भारत में आए थे। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? तो जो जयप्रकाश नारायण है यह हजारीबाग की जेल फांद करके भागने में सफल हुए थे। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें जयप्रकाश नारायण को हजारीपुर के जेल में रखा गया था और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। तो दिवाली की रात में जयप्रकाश नारायण ने अपने साथियों के साथ मिलकर के जेल की दीवार के फांद करके भाग गए थे। याद रखेंगे, यह बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि वो किस दिन भागे थे, किस त्योहार के दिन हजारीबाग जेल जो फांद के भागे थे, तो दिवाली हो जाएगा हमारा आंसर। तो हजारीबाग हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो हो जाएगा 1912 में। याद रखेंगे कि 1912 में पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की थी? तो बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए जो है 7.5 लाख रुपए की राशि एकत्रित की थी। और याद रखेंगे कि यह जो तिलक फंड रेज किया गया था यह 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका लक्ष्य जो रखा गया था कि 9,42,000 रुपए इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसमें 7.5 लाख रुपए ही एकत्र कर पाए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने वाले स्केल को पीएच स्केल कहा जाता है। यह बिल्कुल सही है कि किसी विलयन में जो हाइड्रोजन आयन होती है H+ जो आयन होती है उसकी सांद्रता को मापने वाला जो स्केल होता है पीएच स्केल, उसको पीएच स्केल बोलते हैं, जो 1 से लेकर के 14 तक होता है। यानी जो बीच में 7 होता है, 7 में न्यूट्रन विलयन होता है, और 7 से अगर कम होगा तो वह एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय, और 7 से ज्यादा हो जाएगा तो वो क्षारीय हो जाता है। अगला स्टेटमेंट है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी उच्च होगी उसका पीएच उतना ही यह निम्न हो जाएगा या कम हो जाएगा, जो कि गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला है कि हम पीएच को समानता किसी पीएच स्केल पर 0 से 14 तक माप सकते हैं, यह सही है। और पीएच में पी का जो आशय होता है जर्मन शब्द में इसे बोलते हैं पोटेंज, जिसका अर्थ होता है शक्ति या पावर। नेक्स्ट है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है एवं अपतित किरण जो होती है दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। उपयुक्त विवरण प्रकाश के किस नियम या घटना से संबंधित है? तो यह संबंधित है प्रकाश के परिवर्तन से। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है और अपतित किरण जो है दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण सभी जो होते हैं एक ही तल में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न वर्णों के तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे बढ़ते क्रम में तरंग दैर्घ्य बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले जो हो जाएगा बैगनी हो जाएगा। बैगनी का जो तरंग दैर्घ्य होता है यह सबसे कम होता है, फिर उसके बाद उससे ज्यादा नीला का होता है, फिर उसके बाद पीला का होता है और सबसे बाद में लाल का होता है। तो बढ़ते क्रम में बोला गया है तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य हो जाएगा यह लाल का होता है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का जश्न मनाते हुए प्रसिद्ध कविता जो है झांसी की रानी की रचना किसने की थी? तो रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का जश्न मनाते हुए प्रसिद्ध कविता जो है झांसी की रानी
यह लिखी गई थी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा झांसी की रानी कविता की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का जो आयोजन किया गया है यह आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का शुभंकर क्या है? तो बिहार में जो आयोजित हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका 7वें संस्करण का जो शुभंकर है यह गत सिंह हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि बिहार के 5 जिलों में इसका आयोजन किया गया है और बिहार ने इसमें 36 पदक जीते हैं और साथ ही 15वां स्थान प्राप्त किया है। याद रखेंगे कि बिहार को 15वां स्थान मिला है और टोटल 36 पदक बिहार द्वारा जीते गए हैं और इसमें बिहार के 5 जिलों में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। पहला है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, यह स्टेटमेंट जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, यह सही है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, यह भी सही है। और राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है, यह भी सही है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह जो है अस्थायी सदन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 23 का बी। याद रखेंगे 23 का ए हो जाएगा। अनुच्छेद 23 का जो क्लॉज 1 है इसके अनुसार मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाई जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो ये हो जाएंगे गुरु अर्जुन देव को दिया गया था और गुरु तेग बहादुर को दिया गया था। गुरु अर्जुन देव जो थे यह 5वें गुरु थे और गुरु तेग बहादुर जो थे यह 9वें गुरु थे। दोनों को जो है मुगल शासकों के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। तो 2 और 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो पुदुचेरी जो यूटी है इसका क्षेत्र अलग अलग राज्यों में है। तमिलनाडु में जो है तमिलनाडु में पुदुचेरी है और कराईकल है। उसके बाद केरल में माही है और यनम जो है यह आंध्र प्रदेश के अंदर है। याद रखेंगे तो जो हमारा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तमिलनाडु में पुदुचेरी और कराईकल जिले हैं और केरल में माही जिला है और आंध्र प्रदेश में यनम जिले जो है पुदुचेरी के क्षेत्र हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। 1947 के विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो 1947 में विभाजन के बाद जो है संविधान सभा में लगभग 299 सदस्य थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था? तो यह हो जाएगा गरबा नृत्य। गरबा नृत्य को 2023 में जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप होता है यह 120/80 या mmHg होता है। याद रखेंगे कि यह जो होता है mmHg में होता है। 120/80 mmHg होता है और जो ऊपर होता है 120 इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक और नीचे जो होता है 80 इसको बोलते हैं डायस्टोलिक। याद रखेंगे ऊपर वाले 120 को सिस्टोलिक और नीचे वाले को डायस्टोलिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग नहीं है? तो सूर्य प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण का अनिवार्य भाग है। कार्बन डाइऑक्साइड भी अनिवार्य भाग है। उसके बाद जो है नाइट्रोजन जो है यह अनिवार्य भाग नहीं होगा क्योंकि जल भी होगा। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में नाइट्रोजन जो है अनिवार्य भाग का रूप नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो अंतःस्रावी तंत्र का जो हिस्सा इसमें नहीं होगा यह हो जाएगा लार ग्रंथि, क्योंकि लार ग्रंथि जो है यह बहिर्स्रावी तंत्र का हिस्सा है। लार जो है यह बाहर की तरफ निकलता है और बाकी जो है पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि जो है यह अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है? तो दोहरा परिसंचरण तंत्र जो होता है यह पक्षी और स्तनधारी पशुओं में होता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र मतलब होता है जब ब्लड जो होता है यह 2 बार प्रवाहित होता है, एक बार
फेफड़े की तरफ और एक बार हृदय की तरफ। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है कि पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं, यह बिल्कुल सही है। अगला है, पादपों में जो होता है पर्णरहित होता है जिसके कारण पौधे हरे होते हैं, यह भी सही है। अगला है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, यह बिल्कुल गलत है क्योंकि पादप कोशिकाओं में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ऑप्शन 1 और 2 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि कवक की जो कोशिका बनी होती है वह काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट है, एक जीव जो अन्य जीवित जीवों पर जीवित रहता है उसे परजीवी कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि एक जीव अगर अन्य जीवों पर जीवित रहता है, आश्रित होता है, तो उसे परजीवी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के जो लेखक है यह चार्ल्स डार्विन है, जिन्होंने विकासवाद का सिद्धांत भी दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित नहीं होता है तो ये हो जाएगा मेलाटोनिन। याद रखेंगे। बाकी जो है वेसोप्रेसिन, वृद्धि हार्मोन और प्रोलैक्टिन जो होता है यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। याद रखेंगे। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और पीयूष ग्रंथि जो है इसका जो वजन होता है यह होता है 0.06 ग्राम होता है। नेक्स्ट है, वह इंगित करता है कि किसी वस्तु का संपूर्ण भार कहाँ कार्य करता है, उसे जो है गुरुत्व का केंद्र, यहाँ तो पहले लिख दिया हुआ है, गुरुत्व का केंद्र हमारा आंसर होगा कि गुरुत्व का केंद्र के रूप में माना जाता है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्पीडमैन बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है। जब बस अचानक रुक जाती है तो इसका चित्रण जो है पूर्वजों द्वारा किया जाता है। तो हो जाएगा न्यूटन के पहले नियम के द्वारा होता है, क्योंकि उसमें जो होता है जड़त्व का नियम लगता है, इनर्शिया होता है। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 कि भारतीय कृषि से संबंधित कुछ क्रांतियां नीचे दी गई है। उनके संबंधित उत्पादों के साथ उनका मिलान करना है जिनके लिए उन्हें क्रियान्वित किया गया है। तो याद रखेंगे, पहला जो है धूसर क्रांति, तो धूसर क्रांति जो संबंधित हो जाएगा यह उर्वरक से संबंधित हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है भूरी क्रांति जो है चमड़ा से संबंधित था। उसके बाद गुलाबी क्रांति हो जाएगा, ये झींगा उत्पादन से संबंधित है। और पीली क्रांति जो है यह सरसों या तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि? तो जाड़े की रातों में जो है अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। उसका कारण जो होता है कि जमने के बाद जो है पानी का आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण पाइप फट जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सबसे पहले यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि पूर्व मौजूदा इंजनों से किस प्रकार के जीवाश्म निर्मित होते हैं। तो यह हो जाएगा रुडोल्फ वर्चो के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में जो परिवर्तन होता है यह संसद द्वारा कानून बना करके होता है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 124 के क्लॉज 1 में किया गया है। याद रखेंगे कि अनुच्छेद 124 जो है उसके क्लॉज 1 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन करने से संबंधित कानून दिए गए हैं, जो कि संसद द्वारा कानून बना के किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पहली बार राजनीतिक दलों के अस्तित्व को स्पष्ट संवैधानिक मान्यता प्रदान की? तो यह किया गया 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था यह 1985 में किया गया था और यह दल बदल विरोधी कानून बनाया गया था। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में किसी विधेयक पर मतदान बराबर होने की स्थिति में निम्नलिखित में से किसे निर्णायक मत देने का अधिकार है? तो निर्णायक मत देने का जो अधिकार होता है यह होता है अध्यक्ष के पास। याद रखेंगे कि लोकसभा में किसी भी विधेयक पर अगर मतदान जो दोनों तरफ बराबर होता है तो उसका निर्णायक मत जो है यह अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और इसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 100 के 1 में किया हुआ है। नेक्स्ट है,
वह संवैधानिक संशोधन जिसके माध्यम से 4 क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली और संथाली को संविधान में शामिल किया गया, तो वह हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन। याद रखेंगे कि 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। और आज बात करेंगे तो आज टोटल जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? तो निजता का जो अधिकार है यह रखा गया है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया है, याद रखेंगे। और जो अनुच्छेद 21 है यह बोलने की आजादी से यानी स्वतंत्रता से संबंधित है। बोलने का जो अधिकार है 19 के 1 में दिया हुआ है, जिसमें प्रेस फ्रीडम के बारे में भी चर्चा की गई है। अगला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पदभार संभालने से पहले संविधान सभा के अनंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पदभार संभालने से पहले जो है संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी सदस्य बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको जो है 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बनाया गया था अस्थायी रूप में, और अस्थायी रूप में जो है 11 दिसंबर को 1946 में राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बेबीलोन के झूलते उपवन का निम्न संबंध किस प्राचीन संस्कृति से है? तो बेबीलोन के झूलते उपवन का जो संबंध हो जाएगा यह मेसोपोटामिया की संस्कृति से हो जाएगा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो प्रथम लोकसभा की जो पहली बैठक हुई थी यह 13 मई 1952 को हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे यह बनाए गए थे जीवी मावलंकर। याद रखेंगे कि जीवी मावलंकर जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे, और इसकी जो बैठक हुई थी 13 मई 1952 को हुई थी। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि मिस्र नील नदी का उपहार है? तो यह बोला गया था हेरोडोटस के द्वारा। याद रखेंगे हेरोडोटस के द्वारा ही बोला गया था कि मिस्र जो है यह नील नदी का उपहार है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सी घटना वास्तव में शांतिपूर्ण क्रांति का परिणाम थी? तो शांतिपूर्ण क्रांति का जो परिणाम हो जाएगा यह जर्मन पुनर्मिलन हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या माना जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जो हो जाएगा आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जो हो जाएगा आर्क ड्यूक जो है फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या की गई थी, इसके द्वारा हुई थी। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र NCMB कहाँ स्थित है? तो भारत का जो है पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र यह जामनगर गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बेसिन के संदर्भ में दक्षिणी प्रायद्वीप में नदियों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बेसिन के जो संदर्भ में दक्षिण प्रायद्वीप में नदियों का जो अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में सही ऑर्डर जो हो जाएगा यह हो जाएगा, सबसे पहले जो हो जाएगा गोदावरी हो जाएगा, फिर उसके बाद कृष्णा हो जाएगा, और फिर उसके बाद महानदी हो जाएगा। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में समाचार पत्रों में रही सौभाग्य योजना जो कि महिलाओं की एक महत्वाकांक्षी योजना है का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो साथ ही याद रखेंगे यह सौभाग्य योजना जो है इसका जो उद्देश्य हो जाएगा सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना। यह महिलाओं से संबंधित नहीं है, महिलाओं से संबंधित जो हो जाएगा वह हो जाएगा सुभद्रा योजना जो कि नीचे दिया हुआ है। तो हाल ही में समाचार पत्रों में जो रही है सौभाग्य योजना, इसका प्राथमिक उद्देश्य जो हो जाएगा यह सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है? तो सुभद्रा योजना शुरू की गई है यह उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है जो महिलाओं से संबंधित है सुभद्रा योजना। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2 फरवरी को हमने विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जो निम्नलिखित में से किस वर्ष रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए जाने का प्रतीक है? तो ये हो जाएगा 1971। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 फरवरी को 1971 में ईरान के रामसर में विश्व वेटलैंड दिवस रामसर कन्वेंशन पे शामिल किया गया था, और इस अवसर पे जो है विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका आंसर जो जाएगा 1971 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपभोक्ता को संतुलन में कहा जाता है?
तो उपभोक्ता को संतुलन में कहा जाएगा कि वह एक निश्चित आय स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगा तब। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का हिस्सा है। तो राष्ट्रीय आय का हिस्सा की बात की जाए तो वह एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है यह राष्ट्रीय आय का हिस्सा होता है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो यह हो जाएगा दूसरा पंचवर्षीय योजना। याद रखेंगे कि भारत की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है यह पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी और जो पहली योजना है यह हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। पहली जो है यह कृषि के विकास से संदर्भित है और दूसरा जो है यह उद्योगों के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है नगद आरक्षित अनुपात यानी जो CRR होता है और खुले बाजार परिचालन में परिवर्तन किसके उपकरण है। तो ये जो हो जाएंगे मौद्रिक नीति के उपकरण हो जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु को स्थितिज ऊर्जा का प्रदान करता है। तो स्थितिज ऊर्जा प्रदान की जाती है उसकी स्थिति के कारण। ऑप्शन जो बी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जब किसी पिंड का घनत्व तरल पदार्थ के घनत्व से अधिक हो गया हो तो क्या होता है। तो जब किसी पिंड का घनत्व जो है तरल पदार्थ के घनत्व से अधिक हो जाता है तो वह डूब जाता है और किसी पिंड का घनत्व जो है तरल पदार्थ के घनत्व से कम होता है तो वह तैरने लगता है। तो यहाँ पे अधिक हो गया है तो डूब जाएगा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि घरेलू विद्युत वायरिंग मूलतः निम्नलिखित में से किस कनेक्शन से संबंधित है। तो जो घरों में विद्युत वायरिंग होती है यह समानांतर कनेक्शन से होती है यानी पैरेलल होती है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी छाया में उत्सर्जित होते हैं बीटा कण, उसका आवेश कितना होता है। तो बीटा कण जो होते हैं वह निगेटिव होते हैं। तो ये जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा ऋणात्मक राइट आंसर हो जाएगा और पॉजिटिव जो होता है यह अल्फा कण होता है। नेक्स्ट है एक पिंड सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है यदि वह काला और खुरदरा हो। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि एक पिंड सबसे अधिक ऊष्मा को अवशोषित करेगा यदि वह काला और खुरदरा हो। नेक्स्ट है एक पेंडुलम की समयावधि चंद्रमा पर पृथ्वी की समयावधि से बढ़ती होगी यानी ज्यादा होगी। एक पेंडुलम की जो समयावधि है चंद्रमा पर पृथ्वी की समयावधि से ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे बढ़ता है लिखा गया है ज्यादा के जगह पे। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस चार्टर अधिनियम के द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन किया गया था। तो शिक्षा के लिए पहली बार वित्तीय आवंटन जो किया गया था चार्टर एक्ट 1813 में, जिसमें प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किए जाने की घोषणा की गई थी। याद रखेंगे। तो ये ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में घोषणा की कि मुझे स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए कि मैं एक समाजवादी और एक गणतंत्रवादी हूँ। तो यह किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। याद रखेंगे कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था यह 1929 में किया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया कि मुझे स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए कि मैं एक समाजवादी और एक गणतंत्रवादी हूं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है। तो अपने उपन्यास जो है ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जो मिला है यह समंता हार्वे को मिला है। याद रखेंगे। और 2025 में जो है 2025 में हर्ट लैम्प के लिए जो है बानू मुश्ताक को बुकर पुरस्कार दिया गया है। याद रखेंगे कि 2025 में हर्ट लैम्प के लिए बानू मुश्ताक को दिया गया है 2025 में। याद रखेंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 69। किस राज्य की वन परियोजना ने वन पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए स्कॉच पुरस्कार जीता है। तो स्कॉच पुरस्कार जो जीता गया है यह जीता गया है नागालैंड के द्वारा। याद रखेंगे कि नागालैंड की वन परियोजना ने वन पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए स्कॉच पुरस्कार जीता है। ऑप्शन बी जो हमारा हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आबू हिल्स पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो जो गुरु शिखर है यह अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 71 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा भारतीय मार्शल आर्ट का उदाहरण है। तो भारतीय मार्शल आर्ट का उदाहरण हो जाएंगे
या थांगटा हो जाएगा, सिलंबम हो जाएगा जो कि तमिलनाडु में होता है, और कलियारी पट्टू हो जाएगा, या कलियारी पाहु लिखा हुआ है तो कलियारी पट्टू या कलियारी पाहु, ये तीनों जो है यह मार्शल आर्ट है। लेकिन चौथा जो है मुडियट्टू, तो मुडियट्टू जो है यह केरला का एक नृत्य का रूप है। तो ऑप्शन जो बी सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय मार्शल आर्ट का उदाहरण हो जाएगा थांगटा, कलियारी पट्टू और सिलंबम। नेक्स्ट है, भारत में क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के संदर्भ में हार्ट कार्ड से तात्पर्य है। तो हार्ट कार्ड का मतलब होता है खोया हुआ क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए थे। तो दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद भिलाई है छत्तीसगढ़ में, और राउरकेला जो है यह उड़ीसा में है। इसमें इस्पात संयंत्रों की स्थापना जो की गई थी यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। दूसरा पंचवर्षीय योजना है, इसका जो कार्यकाल हो जाएगा यह हो जाएगा 1956 से लेकर के 61 तक, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका कार्यकाल जो हो जाएगा 1951 से लेकर के 1956 तक, जो हेराल्ड डोमार मॉडल पे आधारित थी। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि गरीबी में कमी से जुड़ी होगी, इस परिकल्पना को क्या कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है ट्रिकल डाउन परिकल्पना कहा जाता है। ऑप्शन जो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि गरीबी में कमी से जुड़ी होगी, इस परिकल्पना को ट्रिकल डाउन परिकल्पना कहा जाता है। नेक्स्ट है कि महासागरीय तापमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है, समुद्र का सबसे अधिक तापमान जो है भूमध्य रेखा पर दर्ज किया जाता है। यह बिल्कुल सही है कि समुद्र का सबसे अधिक तापमान जो है भूमध्य रेखा पर दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट है कि उत्तरी गोलार्ध के महासागरों में दक्षिणी गोलार्ध की महासागरों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक औसत तापमान दर्ज किया जाता है। यह भी सही है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि बसंत ज्वार निम्नलिखित में से किस दिन आता है। तो जो बसंत ज्वार आता है यह पूर्णिमा के दिन और साथ ही अमावस्या के दिन, दोनों दिन जो है बसंत ज्वार आता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। जो बसंत ज्वार है यह पूर्णिमा और अमावस्या दोनों दिन आता है। नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था। तो जलवायु परिवर्तन पर जो है संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को 1992 में अपनाया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परऑक्साइड एक प्रभावी स्टेरलाइजिंग एजेंट है। जब यह आसानी से सक्रिय ऑक्सीजन को खो देता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन बनाता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है एक प्रभावी स्टेरलाइजिंग एजेंट है। जब यह आसानी से सक्रिय ऑक्सीजन को खो देता है तो यह उत्पाद बनाता है जल बनाता है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एंटीबायोटिक्स किस प्रकार के संक्रमण के लिए उपयोगी हैं। तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं यह केवल बैक्टीरिया के संक्रमण के लिए उपयोगी होते हैं। ऑप्शन जो बी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैमैक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसके महत्वपूर्ण यौगिक हैं। तो गैमैक्सिन जो है, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर यह क्लोरीन के महत्वपूर्ण यौगिक हैं। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु युग्म सही नहीं है। पहला जो है आयरन का हो जाएगा मैग्नेटाइट, यह जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है एल्युमिनियम का बॉक्साइट हो जाएगा, यह भी सही है। सोना का कैल्वेराइट हो जाएगा, यह भी सही है। और कैल्शियम का कार्नेलाइट हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा कि कार्नेलाइट जो है यह पोटेशियम का अयस्क है। याद रखेंगे, कार्नेलाइट कैल्शियम का नहीं, यह पोटेशियम का अयस्क है। तो इसमें युग्म सही नहीं है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पदार्थों के कौन से युग्म को ऊर्ध्वपातन द्वारा पूर्णतः पृथक किया जाता है। तो यह किया जाता है अमोनियम क्लोराइड और आयोडीन के द्वारा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी अमोनियम क्लोराइड और आयोडीन के युग्मों को ऊर्ध्वपातन द्वारा पूर्णतः पृथक किया जा सकता है, यानी अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी धातु की इलेक्ट्रॉनिक चालकता को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी, यानी धातु की जो प्रकृति होती है, संरचना, प्रति परमाणु में संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और जो तापमान होती है, इस सभी के द्वारा जो है धातु की इलेक्ट्रॉनिक चालकता को प्रभावित किया जाता है। नेक्स्ट है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति
सिछाई दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। उपयुक्त काव्य जो है पंक्तियां किस कवि के हैं? तो यह लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। याद रखेंगे कि यह सभी पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है उर्वशी महाकाव्य हिंदी कविता की रचना है। तो यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है उर्वशी। साथ ही याद रखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर को जो है 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें जो है इंटेरोगेशन यह सही दिया हुआ है। उसके बाद मैजिस्ट्रेट यह भी सही है। उसके बाद प्रिलिमिनरी यह भी सही है। यह डिसिप्लिनरी जो जाएगा यह गलत दिया हुआ है। डिसिप्लिनरी का जो स्पेलिंग हो जाएगा यह हो जाएगा DISPLINARY। नेक्स्ट है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल द ब्लैंक्स स्पेस एंड कंप्लीट सेंटेंस। इसमें 10 कैंडिडेट्स यहाँ पे हो जाएगा टर्न्ड अप। 10 कैंडिडेट्स टर्न्ड अप फॉर द इंटरव्यू। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी का विषय क्या है? तो गणतंत्र दिवस 2025 की जो झांकी का विषय हो जाएगा यह हो जाएगा स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी का विषय हो जाएगा स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। नेक्स्ट है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शुरू किए गए आतंकवाद निरोधी अभियान का नाम क्या है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शुरू किया गया आतंकवाद विरोधी अभियान का जो नाम है यह हो जाएगा ऑपरेशन संकल्प। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है जून 2025 तक आयुष्मान भारत मिशन के तहत स्कैन और शेयर सुविधा के लिए कौन सा राज्य भारत के अग्रणी राज्य बनकर उभरा हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा बिहार। यह अपना बिहार हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे मैथ्स है जिसके मैं आंसर बता देता हूं, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। 91 का जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बी 0 हो जाएगा। उसके बाद है 92 का जो आंसर हो जाएगा 6√3। ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 93 है इसका आंसर हो जाएगा 100 यानी डी हो जाएगा। 94 जो है 94 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 338। उसके बाद है 95 का आंसर बी हो जाएगा 35। उसके बाद है 96 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद 97 जो है इसका आंसर बी हो जाएगा 130 सेकेंड। और 98 जो है 98 का ऑप्शन ए हो जाएगा 10%। 99 जो है 99 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 3 हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सेशन अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।